morning, student. We will continue our topic article that has been started in your previous video lecture. And as you know, article is a kind of demonstrative adjective, and here, but it is taught separately. So it was discussed what is a and how it is used. A और n इसका indefinite article, इसको हम indefinite article कहते हैं. और why it is called indefinite article? Because it comes before noun and make the noun limited, definite. ठीक है, जिस noun के पहले आता है उसको वो definite कर देता है. Suppose the example is boy and the boy. There is a lot of difference between a boy and the boy. Between a boy and boy. A boy means particular a boy about whom we are going to discuss, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. हम particular उस बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना. And पर्टिकुलर केवल वाई वर्ड को यूज करेंगे. इसका मतलब है यूनिवर्स में हम ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो यूनिवर्स के किसी भी बॉय से रिलेटेड है. ठीक है, तो ए और एन, ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर vowel and consonant, as n is used before vowel and a is used before consonant. Okay, consonant, vowel a, e, i, o, u and all the rest letter comes under the category of consonant. Vowel और consonant को जो differentiate करने का वर्क है, that is not based on the particular letter. मतलब आप पर्टिकुलर लेटर को देखकर, लेटर अक्षर को देखकर डिसाइड नहीं करेंगे कि ये वॉवेल है कि ये कॉन्सोनेंट है. ठीक है, साउंड पे आपको क्लैरिफाई करना है कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड निकल रहा है तो वो जो लेटर है वो वॉवेल है. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जो एम लेटर है, मॉनिटर और मेंबर, ठीक है, MLA, तो जहाँ हम इसको म प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो कॉन्सोनेंट में काउंट होगा. और अगर हम इसको एम प्रोनाउंशिएशन करेंगे यानी ए साउंड पहले आएगा तो वो जो है आपका वॉवेल में काउंट किया जाएगा. तो जो ये एग्जाम्पल आपको ये बता रहा है कि आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो डिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन द साउंड. ओके, ये once again I am going to repeat you. A और N का यूज ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं. इनका यूज एक की मीनिंग के लिए किया जाता है और ये नाउन के पहले आते हैं. N वॉवेल के पहले आता है और A कॉन्सोनेंट के पहले आता है. वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को हम साउंड बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं. जब बोलने में A, E, I, O का साउंड निकलता है तो वहाँ N यूज़ करते हैं. इसके अगर अलावा कोई साउंड निकलता है तो वहाँ पर हम A यूज़ करते हैं. ओके, नाउ comes to the topic. The is called definite article. Why is it called definite article? Because then it is used before any noun. It makes the particular definite. ये उसको डेफिनेट बना देता है कि हम जिस नाउन की चर्चा कर रहे हैं केवल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका फिर किसी और से कोई लेना देना नहीं. As far as rules is concerned with definite article there are so many rules related with article the. As the first rule is the is used before common noun. कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और उसको निश्चित बनाते हैं. द बॉय, द गर्ल, द क्लासरूम, द डॉक्टर, द मेड, एक्सेट्रा. ओके, सेकेंड वन इज वी यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज कंपलसरी होता है, सभी जानते हैं. ठीक है, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, और जितने भी आपके द ग्रेटेस्ट, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, डिग्री के जो थर्ड फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले हम द कंपलसरी रूप से लगाते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वन, जितने भी फेमस नेम होते हैं उनके पहले, चाहे वो रिवर नेम हो, चाहे माउंटेन नेम हो, जितने भी जोग्राफिकल उसमें रिलेशन में ले लीजिए, या जैसे बिल्डिंग है वो बहुत फेमस बिल्डिंग है जैसे द ताज बोलते हैं,
तो जितनी भी फेमस बिल्डिंग है, फेमस रिवर है, फेमस बुक, जैसे द रामायण, द महाभारत, द एपिक, है ना, द वेदास, तो इस तरह से जितने भी फेमस चीज़ें होती हैं उनके पहले भी हम द का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। एंड जितने भी यूनिक चीज़ें है ना, जो अपने में यूनिक है, मतलब अद्वितीय है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं, मैचलेस है, जैसे आप सन है, स्टार्स हैं, अर्थ है, ओशन है ना, ये चीज़ें ईश्वर के बनाई हुई अपनी अद्वितीय चीज़ें हैं जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स, इनके इस तरह से यूनिक चीज़ों के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट में कुछ नेशंस के नेम होते हैं जैसे जो यूनाइट करके बनाए जाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द पंजाब, है ना, 5 नदियों का जहाँ पर पानी मिलता हो, तो यूनाइट करके जो नाम रखे जाते हैं उनमें भी द लगता है, द नॉर्थ पोल, ठीक है, द मिडिल एजेस, इस तरह से। और पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, द कांग्रेस पार्टी, द भाजपा, ठीक। ऐसे ही जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं, है ना, जैसे हिंदी है, मलयालम है, इंग्लिश है, मतलब नेशनल लैंग्वेज की बात करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता। अगर हम उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं तो वो लैंग्वेज से लैंग्वेज बोलने वाले की इंग्लिश बन जाती है, यानी लैंग्वेज बोलने वाले का जो है मीनिंग निकलता है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक भाषा का नाम है, ठीक। बट व्हेन वी पुट द बिफोर इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश, नाउ द मीनिंग इज चेंज, इट मीन्स ब्रिटिश, अंग्रेज, ठीक है। तो किसी भी भाषा के, किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर हम आर्टिकल द यूज करते हैं तो वो उस भाषा से, उस भाषा को बोलने वाले लोगों की मीनिंग को क्लियर कर देता है, ठीक है। इसी तरह से जो भी सिटीजन होते हैं किसी भी देश के, हम उनके लिए भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन्स, ठीक। इस तरह से जो जितने भी काउंटेबल नाउन हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन हैं उनको स्पेसिफिक बनाने के लिए, उनको डेफिनिट बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में जो है वो इतने ही कॉमन रूल्स हैं जो आपके ए एन और द से रिलेटेड हैं। आगे फर्दर क्लासेस में यू विल बी टॉट वेदर वी आर गोइंग टू यूज आर्टिकल एंड वेयर वी आर गोइंग टू ओमिट इट, वी आर गोइंग टू ओमिट आवर आर्टिकल्स, कहाँ हमें आर्टिकल्स लगाने चाहिए और कहाँ नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो आपको ए एंड द, ये 3 जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द पेज नंबर 11, exercise after the chapter. We will do it. First is pick the correct answer. Okay, ये आपका एक फर्स्ट यूनिट है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए का प्रयोग करते हैं। यू नो ए इज यूज्ड इन जो है सिंगुलर फॉर्म, है ना, ए का यूज हम सिंगुलर में करते हैं। एन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म बट बिफोर वॉवेल्स, ठीक है, सिंगुलर में यूज करते हैं। द इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। बी पार्ट आपके कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनकी मीनिंग आपको क्लियर है, वाटर, पॉटर, मैटर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, इनकी मीनिंग आप लिख लेंगे। सी पार्ट, फिर इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पे आपको आर्टिकल्स फिल करने जो आपकी सामने लिस्ट में दिए हुए हैं। आई एम अ बॉय, दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट ना एलिफेंट, ई एल ए से स्टार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं तो कौन सा साउंड निकल रहा है, ए, सो वी हैव टू पुट एन बिफोर एलिफेंट। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन इज यूनिक नेम, मतलब मैंने बोला था ना यूनिक नेम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो सन के पहले आपको द लगाना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट वन, ही इज अ बॉय एंड दिस इज एन अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला। जो है आपको दिखने में कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला, यानी पहले आ का साउंड निकला, एंड यू नो आ से आहा तक आपका वॉवेल में ही काउंट किया जाता है। दैट्स व्हाई ये इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से वी हैव टू पुट एन बिफोर अम्ब्रेला।
Suppose if the sentence will be you are a member of a union. So member of a union, union, a union. Why? Because here you are going to pronunciate the letter ya. That comes under the category of consonant. So you have to put a before union. Next one. Translation is given: an apple, an aeroplane, the sun, a watermelon, the moon. ठीक है, आपको इसके आंसर्स लिख लेने हैं इसी एक्सरसाइज में, बुक में. लास्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी लेटर्स आर गिवन इन इंग्लिश अल्फाबेट? आंसर इज 26. सेकंड क्वेश्चन इज how many vowels are in English alphabet? Answer is 5. Total 5 vowels are counted in English alphabet and they are A, E, I, O, U. Next question is how many consonants are in English alphabet? Answer is there are 21 consonants in English alphabet. And last question is sentence को define कीजिए. Define sentence. You know sentence की definition क्या है? Already that has been given to you. Sentence is a group of words in a grammatical sequence that gives a complete sense, जो आपको पूर्ण भाव व्यक्त करता हो. So student, your chapter third chapter language and grammar is completed now, and in this chapter you have been taught about the language, grammar, alphabet, and how many what is alphabet, what is vowel and consonant, what is word, and how we are going to define the sentence and phrase, etc. And after that, second part of the chapter was articles that have been taught to you. And in our next video lecture we will start our next topic, the noun. Till that, have a nice day. सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज मैं आपको यानी 8th क्लास हिंदी वीडियो चतुर्था पाठ जरासंध वधम, जरासंध वध, इस पाठ का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ. जरासंध के बारे में आप जानते होंगे. जरासंध एक राक्षस था जिसका वध पांडुपुत्रों में से भीम ने किया था, जिसमें उनका साथ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिया था. उसी जरासंध की कहानी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे. तो बच्चों, पहला संकेत है पुरा से लेकर के अभवत तक. ठीक है, और अर्थ स्टार्ट करने के पहले आप संदर्भ लिखेंगे. ठीक है, और संदर्भ चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बार ही लिखना है. ये मैंने बताया, बार बार आपको संदर्भ नहीं लिखना, सिर्फ संकेत डालना है और अर्थ लिखना. ठीक है, तो पहला संकेत है बच्चों, पुरा जरासंधा नाम कौरव पक्षस्य योद्धा आसीत्. पहली पंक्ति है पुरा में पहले या प्राचीन काल में. जरासंध नाम का कौरव पक्ष का योद्धा था. सह दुरात्मा महावीरान क्षत्रियान, महावीरान क्षत्रियान, रिपीट हो गया बच्चों ये शब्द, महावीरान क्षत्रियान, महावीर क्षत्रियों को युद्धे विजित्य, युद्ध में जीतकर, श्वावेस्मनि अपने घर में, निरुद्धनिस बंद करके, प्रत्येक मास से कृष्ण चतुर्दश्याम, प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को, एक एकम हत्वा, एक एक को मारकर, भैरवाए तेषाम बलिम अक्रोध, भैरव को उनकी बलि दे देता. फिर से देखिए, पहले या प्राचीन काल में जरासंध नाम का कौरव पक्ष का योद्धा था.
वह दुष्ट आत्मा, दुरात्मा यानी दुष्ट आत्मा महावीर क्षत्रियों को युद्ध में जीतकर अपने घर में बंद करके प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को एक एक को मारकर भैरव को उनकी बलि दे देता। कालांतरे मल्ल युद्ध से समय, कालांतरे में कुछ समय पश्चात मल्ल युद्ध के समय जरासंधस्य मृत्यु भीमेन अभवत्। जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई, भीम के द्वारा हुई। जरासंध से, फिर से देखिए, यहाँ जरासंध से नहीं होगा बच्चों, जरासंधा होगा, ठीक है, जरासंधा, ठीक है। पहले जरासंध नाम ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, जरासंधा बृहद्रथस्य पुत्र आसीत्। जरासंध बृहद्रथस्य का पुत्र था। राज्ञा बृहद्रथस्य कालांतरे यदा कोऽपि संतति न संजाता। राज्ञा मीन्स राजा। बृहद्रथ के कालांतरे कुछ समय पश्चात, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, ये सेकेंड पैसेज देखिए। जरासंधा बृहद्रथस्य पुत्र आसीत्। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। राज्ञा बृहद्रथस्य कालांतरे यदा कोऽपि संतति न संजाता। राजा बृहद्रथ के कालांतरे में कुछ समय पश्चात, यदा में जब, कोऽपि संतति न संजाता, कोई भी संतान नहीं हुई, संतति संतान। तदा सा चिंतिता अभवत्, तब वह चिंतित हो गए। एकदा एक बार, एकः सिद्ध पुरुषा राजानम् एकम आम्रफलम् अददात्। एकदा एक बार एक सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम का फल दिया, अददात् दिया। तत्फलं नीत्वा, वह फल लेकर राजा द्वै भार्यो विभज्य अर्थम अर्थम अददात्। वह फल लेकर राजा ने दोनों पत्नियों को विभजनिस बांट करके आधा आधा दे दिया, यानी एक फल को आधे आधे टुकड़े में दे दिया। कालांतरे कुछ समय पश्चात दो अर्धम अर्धम शरीर रूपे एकम पुत्र अजायन्तो। कुछ समय पश्चात दोनों के, यानी दोनों रानियों के अर्धम अर्धम आधे आधे शरीर के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी एक पुत्र ही आधे आधे शरीर के रूप में दो भाग हो गए। तो वह पिंडो जरा नाम धिया निशाचरी संयोजम कृत्वा एकाकारम कृता। तो वह वैपिंडो में शरीर के टुकड़ों को, उन दोनों के शरीर के टुकड़ों को जरा नाम धिया, जरा नाम की राक्षसी ने संयोजम कृत्वा, एक कर संयोजम कृत्वा यानी मिलाकर, एकाकारम कृता, एकाकार कर दिया, एक बना दिया, मिला करके एक बना दिया या एक कर दिया। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासंध इति संज्ञा अभवत्। अतः इसलिए उनके पुत्र का नाम जरासंध, संज्ञा अभवत्, जरासंध के नाम से प्रसिद्ध हो गया, या उसलिए इनके पुत्र का नाम जरासंध हो। फिर से देखें, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। राजा बृहद्रथ के कुछ समय पश्चात जब कोई भी संतान नहीं हुई, तब वह चिंतित हो गए। एक बार एक शुद्ध पुरुष ने राजा को एक आम का फल दिया। उस फल को लेकर राजा ने दोनों पत्नियों को बांट करके आधा आधा दे दिया। कुछ समय पश्चात दोनों के आधे आधे शरीर के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर के टुकड़ों को जरा नाम की राक्षसी ने मिला करके एक कर दिया, इसलिए उसके पुत्र का नाम जरासंध हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इन पंक्तियों का मैंने आपको अर्थ पढ़ाया है। आगे की पंक्तियों का मैं अर्थ अगले पैसेज का, यानी एक संकेत आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं दूसरा संकेत आपको पढ़ाती हूँ। हाँ बच्चों, आगे का पैसेज देखें। एकदा से लेकर वर्या मास तक का ये संकेत है। ठीक है, एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम अभिकांचन भीमार्जुना सहित जरासंध गृहं विप्रवेशेन प्रविवेश। एक बार सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षित
क्षण दुष्ट का वध करने की इच्छा करते हुए भीमार्जुना सहित भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के घर में विप्रवेशेण प्रविशेष ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। एक बार संपूर्ण जनपद के क्षत्रिय वध में कुशल दुष्ट का वध करने की इच्छा करते हुए भीम अर्जुन के साथ जरासंध के घर में ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। जरासंधा तो तान वस्तुतो विप्रान एवं मन्यमानो। जरासंध तुमिस्तो तान उन्हें वस्तुतो में वास्तव में विप्रान एवं मन्यमानो ब्राह्मण ही मानते हुए दंडवत प्रणाम में दंडवत प्रणाम करके यथोचित आसनेषु यथोचित आसनों पर समुवेश में बैठाकर मधुप अर्क दाने मधुप अर्क के दान से संपूज्य में पूजा करके अवदत में बोला। फिर से देखो स्टार्टिंग से। एक बार संपूर्ण जनपद के क्षत्रिय वध में कुशल दुष्ट का वध करने की इच्छा से भीम अर्जुन के साथ जरासंध के घर में ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। जरासंध तो तान उन्हें वास्तव में जरासंध ने उन्हें वास्तव में ब्राह्मण ही मानते हुए दंडवत प्रणाम करके यथोचित आसनों पर बैठाकर मधुप अर्घ दान से पूजा करके अवदत में बोला, धन्योऽस्मि मैं धन्य हूँ, कृतकृतोऽस्मि मैं कृतार्थ हूँ। किमर्थम भवन्तो मद्गृहम् आगता कि भवन्तो मीन्स आप, किमर्थम मीन्स किस लिए, मद्गृहम् आगता मेरे घर में आए हैं, तद वक्तव्यम वह बताएं। मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, आप किस लिए मेरे घर में आए हैं, तद वक्तव्यम वह बताएं या वह कहें। भवान यदि अभिलाषिता भवान यदि अभिलाषितम यदि चाहते हैं, तत् सर्वम भवताम प्रदास्यामि आप जो भी चाहते हैं वैसा मैं आपको दूंगा। भवताम मीन्स आपको, प्रदास्यामि दूंगा। इतनी ऐसा कहा। तदाकर्ण्य उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रहसन पार्थिवम तम अब्रवीत। तदाकर्ण्य उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए पार्थिवम तम उस राजा से अब्रवीत मीन्स बोले। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उस राजा से बोले, भद्र हे भद्र, वयम कृष्ण भीमार्जुनः हम कृष्ण भीम और अर्जुन युद्धार्थम समागता युद्ध के लिए आए हैं। समागता मीन्स आए हैं। अस्माकम अन्यतमम द्वंद्व युद्धार्थम ऋणेषु। अस्माकम मीन्स हम में से, अन्यतमम मीन्स एक को, द्वंद्व युद्धार्थम द्वंद्व युद्ध के लिए, ऋणेषु मीन्स चुनो या चुन लो, हम में से एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो। सो अभी महाबला वह महाबलवान भी तथा मीन्स वैसा ही हो। इति वदन ऐसा कहते हुए द्वंद्व युद्धाय भीमसेनम वरयामास द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन को चुना। ऐसा उस महाबलशाली ने वैसा ही हो यह कहते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन को चुना। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, आप किस लिए मेरे घर में आए हैं वह कहें या वह बताएं। आप जो चाहते हैं वह सब मैं आपको दूंगा। इति मीन्स ऐसा कहा। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उस राजा से बोले, हे भद्र, हम कृष्ण भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं, हम में से एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो। ऐसा कहा। उस महाबलवान ने या महाबलशाली ने तथा मीन्स वैसा हो यह कहते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेन को चुन लिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों
ये संकेत एकता से लेकर के वर्यामास तक का ये जो संकेत है उसका मैंने अर्थ आपको पढ़ाया है। आप इस पाठ के शब्दार्थ याद करें, उसके बाद जितना संकेत मैंने आपको पढ़ाया है उसे पढ़ें और लिखें। आपका लेखन कार्य बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। Myself, Rakesh Kumar, science teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने चैप्टर ऊर्जा एवं ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया था। आज इस क्लास में पवन ऊर्जा एवं जल ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब है चलती हुई वायु में उसके वेग के कारण गतिज ऊर्जा उपस्थित रहती है, जिसका उपयोग पवन चक्की या पाल नौका के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, बहुत पहले से यानी हजारों वर्ष पहले से पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। पवन ऊर्जा का मुख्यतया पहले उपयोग लोग पाल नौका के रूप में करते थे तथा मक्का, ज्वार, बाजरा आदि के दानों को पीसने के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग चक्की, आटा चक्की के रूप में भी करते थे। तो पवन ऊर्जा चूंकि बहती हुई पवन होती है, तो इसमें चूंकि चलती है तो गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा संचित होती है और उस गतिज ऊर्जा का उपयोग पाल नौका या आटा चक्की के रूप में करते हैं। अब आता है जल ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद जल ऊर्जा। पवन ऊर्जा में समझ गया हूँ, मैंने कहा पाल नौका। पाल नौका का मतलब है नाव में एक तिरपाल लगा दिया जाता था और उसमें हवा भर जाती थी। हवा के विरुद्ध तो वो नाव दूसरी तरफ को चलना शुरू हो जाती थी। अब है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा। जल ऊर्जा का उपयोग भी बहुतायत में किया जाता है। इस समय विद्युत उत्पादन में जल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहते हुए ऊपर से बहते हुए जल में गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा को संचित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और पानी इकट्ठा किया जाता है। नीचे की ओर एक टरबाइन लगा दी जाती है। डायनामो की टरबाइन को चलाने के लिए उसमें ब्लेड लगे होते हैं, जैसे पंखे में पर लगे होते हैं, इसी तरीके से उसमें ब्लेड लगे होते हैं और बांध में ऊपर से पानी उन ब्लेडों के ऊपर गिराया जाता है, जिस ऊपर से गिरने से पानी में गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन उस फैन के द्वारा या उन ब्लेडों के द्वारा टरबाइन को टर्न किया जाता है, जिससे डायनामो चलने लगता है और डायनामो चलने से उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। उन ऊर्जाओं को बैटरी या कलेक्शन करके विद्युत ऊर्जा के रूप में पुनः इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा निवास स्थानों, कार्यालयों, ऑफिस एवं कार्यशालाओं एवं प्रकाश एवं घरेलू उपकरणों, मशीनों, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर आदि को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं। विद्युत ऊर्जा आज के युग में बहुत ही आवश्यक ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा है
विद्युत ऊर्जा ताप विद्युत पावर प्लांट, विद्युत जल विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट से प्राप्त होती है। ये पावर प्लांट विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इनका उत्पादन या विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है? विद्युत का उत्पादन करने के लिए पहले बड़ी मात्रा में कोयले का उपयोग किया जाता था और संयंत्र को चलाने के लिए पानी को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब चूंकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है, वो खत्म हो सकता है, इसलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए अब जिन प्राकृतिक तत्वों के नाभिक 200 से ज्यादा भारी होते हैं, उन नाभिकों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पानी गर्म करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, ये भारी नाभिक है और इन तो यूरेनियम चूंकि भारी नाभिक है, इसका सिंबल है U92 और 234 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, कई एक नाभिक होते हैं। तो अब चूंकि ये 200 से ज्यादा भारी नाभिक हैं, तो ये जब टूटते हैं, स्वतः टूटते हैं, तो टूटने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं। इसमें से अगर एक अल्फा कण की बमबारी की जाती है तो इसमें से 3 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। एक अल्फा कण में न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर 3 अल्फा कण निकलते हैं और वो 3 फिर से अलग अलग 3 परमाणुओं से क्रिया करके 9 बना देते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। यानी अगर इसमें कंट्रोल ना हो, इस क्रिया में कंट्रोल ना हो, तो ये भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसीलिए न्यूक्लियर बम जितने हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, क्योंकि वो अनकंट्रोल होते हैं। अगर एक बार वो स्टार्ट हो जाए तो आगे की प्रक्रिया जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक पूरा चलता रहता है और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसमें से कंट्रोल कर लिया जाए तो जो इसमें चेंबर बनाया जाता है, इस चेंबर में कैडमियम की 2 छड़ें लगाई जाती हैं ऐसे, और जब यूरेनियम बाहर से पानी तो इधर होता है इनमें से ऐसे चेंबर में, तो जब अल्फा कण से बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन से, तो 3 अल्फा कण निकलते हैं और 2 अल्फा कण इस कैडमियम की छड़ों द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे 2 बेकार हो जाते हैं और केवल 1 अल्फा कण रह जाता है। वो फिर से इसके साथ क्रिया करता है, तो फिर से 3 निकलते हैं और फिर से कैडमियम की छड़ें 2 को न्यूट्रल कर देती हैं। इस प्रकार से ये क्रिया कंट्रोल में हो जाती है और कंट्रोल में आने के बाद इस क्रिया का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाने लगा। यानी इस ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया गया, जिससे इसका रिजल्ट या परिणाम कुछ बहुत अच्छा आ गया। यानी कोयले से भी बहुत कम मात्रा में यूरेनियम का उपयोग करने पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसीलिए यूरेनियम के उपयोग के कारण ही विद्युत की कीमत इस समय कम है। अदरवाइज विद्युत का उपयोग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो विद्युत से हम आवश्यक यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम आवश्यक घरेलू सामानों को भी, यंत्रों को भी चलाने में उपयोग करते हैं। जैसे ठंडी हवा को गर्म करना या गर्म हवा को ठंडी कर देना, यानी एसी के द्वारा। पंखे लगा देते हैं, कूलर, फ्रिज, बहुत सारी चीजों में विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बायोगैस। बायोगैस बायोगैस भी रॉ मटेरियल यानी जानवरों के गोबर आदि से बनाया जाता है और ये ऊर्जा बहुत ही सस्ते रूप में उपलब्ध हो जाती है।
इसमें भी एक चेंबर बनाया जाता है। इस तरीके से एक चेंबर बना दिया जाता है और इस चेंबर में गोबर घोल के, गाय या भैंसों का गोबर घोल करके इस चेंबर में भर दिया जाता है और भरने के बाद एक ढक्कन द्वारा ऐसे ढक दिया जाता है इस प्रकार से। यहाँ भी वो पूरा फिट रहता है ऐसे और इसमें से ऊपर की ओर इस तरीके से गैस निकलने के लिए पाइप लगे होते हैं ऐसे। इन पाइपों के द्वारा तो सबसे पहले गोबर इसमें घोल दिया जाता है और गोबर घोलने के बाद यानी करीब 10 घंटे बाद जो इसमें गैस बनना शुरू होती है वो इस चेंबर में इकट्ठी हो जाती है। जब इकट्ठी होती है तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ढक्कन उठने लगता है और ये ढक्कन काफी ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, जैसे यहाँ तक आ जाए। मान लो इतना आपने चेंबर बनाया हुआ तो आपको पता चल गया कि इसमें गैस भर गई। अब इस गैस का उपयोग हम प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी कर सकते हैं, यानी हम बल्ब को जला सकते हैं जिससे हमको रात में प्रकाश मिल जाता है। और हम इसका उपयोग खाना बनाने में भी यानी सोलर कुकर के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कुकर को चलाने के लिए भी इस गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कार्बनिक अपशिष्टों जैसे मल मूत्र और गाय भैंसों के गोबर आदि से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बायोगैस भी हो गया। अब बायोगैस के लाभ क्या हैं? बायोगैस का उपयोग घरों, सड़कों के किनारे लगे बल्बों को जलाने के लिए किया जाता है तथा बायोगैस का उपयोग घर में खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। इससे वातावरण में कोई नुकसान नहीं होता है, यानी वह कोई प्रदूषण नहीं होता है। बायोगैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। इस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है। कम मात्रा में गैस जलाने से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आज आपने पढ़ लिया 4 गैसों के बारे में। एक तो पवन ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और बायोगैस के रूप में आपने 4 पार्ट इसके पढ़ लिए। तो इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में